तो चलिए इंसान की सबसे जबरदस्त मशीनों में से एक की कहानी को समझते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो मामूली गियर से शुरू हुआ और आज हमें क्वांटम दुनिया की दहलीज पर ले आया है। जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए। ये है एक नॉनिलियन। ये इतना बड़ा नंबर है कि इसे सोच पाना भी लगभग नामुमकिन है। और यही वो छलांग है जो कंप्यूटिंग की दुनिया लगाने जा रही है। ये फर्क ही हमें उस नए क्वांटम युग की एक छोटी सी झलक दिखाता है जिसमें हम अब कदम रख रहे हैं। सोचिए, जिस काम को आज का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर खरबों साल में भी नहीं कर पाएगा, उसे एक क्वांटम चिप बस कुछ मिनटों में ही निपटा देगी। पर सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? इस सफर की शुरुआत होती है हमारे पहले पड़ाव से, यानी गियर्स का जमाना। अपने भविष्य को समझने के लिए हमें लगभग 2000 साल पीछे जाना होगा। कौन से? और घड़ी के पुर्जों की दुनिया में। आज जब हम कंप्यूटर शब्द सुनते हैं तो दिमाग में बिजली से चलने वाली कोई डिवाइस आती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के आने से बहुत पहले कंप्यूटर का मतलब था ऐसी मशीनें जो गणित को अपने पुर्जों की हलचल में ढाल लेती थी। ये सिलसिला प्राचीन ग्रीस के एंटी-काइथेरा मैकेनिज्म से शुरू हुआ, फिर पास्कल और लाइबनिज की मशीनों से होते हुए चार्ल्स बेबेज के क्रांतिकारी एनालिटिकल इंजन तक पहुंचा। सदियों तक तरक्की का पैमाना बस यही था कि गियर्स और लीवर्स को कितने और ज़्यादा जटिल तरीके से जोड़ा जा सकता है। लेकिन बेबेज का ये जुनून सिर्फ मशीनें बनाने का नहीं था। इसकी जड़ में 1707 का एक बहुत ही भयानक समुद्री हादसा था, जहां हिसाब किताब की ज़रा सी गलती ने 2000 नाविकों की जान ले ली थी। इससे ये साफ हो गया था कि तेज़ और एकदम सटीक कैलकुलेशन की ज़रूरत कितनी ज़्यादा है। ये ज़िंदगी और मौत का सवाल था। पर मैकेनिकल मशीनें अब अपनी हद पर पहुंच चुकी थीं। और यहीं से कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। बिजली की चिंगारी। मैकेनिकल युग की सीमाओं को तोड़ने के लिए अब एक ऐसी ताकत की जरूरत थी जो आंखों से तो नहीं दिखती, पर जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। और मजे की बात यह है कि इसकी चाबी एक ऐसी जगह मिली जहां किसी ने सोचा भी नहीं था। 1883 में थॉमस एडिसन अपने लाइट बल्ब पर काम कर रहे थे और उन्होंने अनजाने में ही अगली पीढ़ी के कंप्यूटरों का सबसे बड़ा राज खोज निकाला था। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक बहुत ही सीधे साधे सिद्धांत ने हमें बिजली को जानकारी में बदलना सिखा दिया। वैक्यूम ट्यूब में इलेक्ट्रॉन्स के बहाव को एक स्विच की तरह ऑन या ऑफ किया जा सकता था, और यही ऑन ऑफ कंप्यूटर की अपनी भाषा बन गया, 1 और 0। इसी नई ताकत से बने एनियाक जैसे विशाल कंप्यूटर जो पूरे कमरे के बराबर होते थे। इनमें हजारों वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे और ये इतनी गर्मी पैदा करते थे कि इंजीनियर्स मजाक में कहते थे कि भाई सर्दियों में हीटर की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर इन मशीनों में बड़ी दिक्कतें थी। ये बहुत ज्यादा बिजली खाती थी और इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। तो इन बड़ी बड़ी गर्म और अविश्वसनीय वैक्यूम ट्यूब्स की समस्या का हल क्या था? जवाब मिला 1947 में बेल लैब्स में एक छोटा सा चावल के दाने जितना पुर्जा, जिसे कहते हैं ट्रांजिस्टर। इसने वही काम किया, पर हर लिहाज से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से। ये छोटा सा पुर्जा सिलिकॉन से बना था और इसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में जैसे आग ही लगा दी। कैलिफोर्निया का एक पूरा इलाका इसी के दम पर इतना मशहूर हुआ कि उसका नाम ही पड़ गया सिलिकॉन वैली। देखा जाए तो इसी एक खोज ने आज के पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की नींव रखी थी। अब कहानी के तीसरे और सबसे तेज दौर में आते हैं, अविश्वसनीय रूप से छोटे होते कंप्यूटर। देखिए, ट्रांजिस्टर ने भरोसे वाली समस्या तो सुलझा दी थी, पर अब एक नई दौड़ शुरू हुई। एक पूरे कमरे जितनी कंप्यूटिंग पावर को एक नाखून जितनी छोटी सी जगह में कैसे फिट किया जाए। ये सफर गियर से शुरू हुआ, वैक्यूम ट्यूब से गुजरा और फिर ट्रांजिस्टर तक पहुंचा। लेकिन असली कमाल तो तब हुआ जब इंजीनियर्स ने यह सीख लिया कि अलग अलग ट्रांजिस्टर्स को तारों से जोड़ने के बजाय हजारों लाखों ट्रांजिस्टर्स को एक साथ एक ही सिलिकॉन चिप पर प्रिंट किया जा सकता है। और यहीं से इंटीग्रेटेड सर्किट और फिर माइक्रो प्रोसेसर का जन्म हुआ। और इसका नतीजा था एक ऐसा धमाका जिसे हम मूर के नियम के नाम से जानते हैं। 1971 के पहले माइक्रो प्रोसेसर पर करीब 2300 ट्रांजिस्टर थे और आज एक चिप पर 150 अरब से भी ज्यादा। ये एक ऐसी तूफानी रफ्तार थी जहां लगभग हर 2 साल में एक चिप पर ट्रांजिस्टर की गिनती दोगुनी होती चली गई। लेकिन हर रफ्तार की एक सीमा होती है, और अब हम एक दीवार से टकरा रहे हैं। हमने ट्रांजिस्टर को इतना छोटा कर दिया है कि वो बस 20 एटम के बराबर रह गए हैं। जरा सोचिए, इलेक्ट्रॉन्स को चलने के लिए एक रास्ता चाहिए होता है
और हम उस रास्ते को इतना संकरा कर चुके हैं कि अब और कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। तो जब एक रास्ता बंद होता है तो एक नया दरवाज़ा खुलता है, और कंप्यूटिंग का ये अगला दरवाज़ा हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो बिल्कुल अलग और बहुत ही अजीबोगरीब नियमों पर चलती है। ये है क्वांटम की दुनिया। हमारे आज के कंप्यूटर बहुत शक्तिशाली हैं, पर कुछ चीज़ों के लिए वो नाकाफ़ी हैं। जैसा कि IBM के रॉबर्ट सूटोर ने कहा है, सिर्फ एक कैफीन के मॉलिक्यूल को ठीक से समझने के लिए आज के कंप्यूटर को इतनी मेमोरी चाहिए होगी जितनी इस पूरी धरती के 10% एटम से बनेगी। मतलब ये काम नामुमकिन है। साफ है कि असली दुनिया की जटिलता को समझने के लिए हमें एक बिल्कुल अलग तरह के कंप्यूटर की ज़रूरत है। और क्वांटम कंप्यूटिंग शायद वही जवाब है। क्वांटम फिजिक्स के अजीब नियमों को काबू में करके हम शायद उन सवालों के जवाब दे पाएं जो आज हमें साइंस फिक्शन लगते हैं। खतरनाक बीमारियों का इलाज ढूंढना, स्पेस ट्रैवल के नए तरीके खोजना, या शायद इंसानी चेतना के रहस्यों को समझना। तो हमने मैकेनिकल गियर्स से शुरुआत की थी और अब एटम की ताकत को इस्तेमाल करने की दहलीज पर खड़े हैं। इस पूरे सफर ने एक बात तो सिखाई है, हर समाधान अपने साथ एक नई और ज्यादा बड़ी चुनौती लेकर आता है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब क्वांटम कंप्यूटर हमारी आज की सबसे बड़ी समस्याओं को सुलझा देंगे, तब वो हमारे सामने कौन सी नई पहेली खड़ी करेंगे।